गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। रामपुरा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा असिस्टेंट लोको पायलट के 15 क्वेश्चन मैथ के हम आप लोगों के बीच में लेकर के उपस्थित हैं। देखिएगा, असिस्टेंट लोको पायलट पहला क्वेश्चन आपके बीच में होगा। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, या 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। पहले ऑप्शन में है 9, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 15, सी में 7 और डी में 6। तो देखिएगा, जो आप पिछली वीडियो भी देखते चले आ रहे हैं, तो कल के ही प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, बस यहाँ पर डिजिटें अलग हैं। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग एमएस रूल के मुताबिक जिसका कहा गया सबसे पहले तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और 3 के पहले 5 गुणजों का, इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं, तो 3×5 = 15, और अपने मन से बटे का 2, यही औसत हो जाता है। तो 5 3 15 3 18/2, और दोनों 18 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 9। तो आंसर कितना हो जाएगा 9। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत करने के लिए सबसे पहले 3 ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा, और जितने गुणज कहा उसमें गुणा करा दीजिएगा। इन दोनों के योगफल का जस्ट आधा ही आपका औसत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो इसकी परिधि क्या होगी। पहले ऑप्शन में है 44 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 88 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में दिया गया नन ऑफ दी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। आंसर तो होगा लेकिन इनमें से कोई नहीं, जो करंट में आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। तो देखिएगा, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो बचपन से जानते हैं पाई का मान कितना होता है 22/7। जब दशमलव में जरूरत पड़ती है तो वो मान अलग होता है। तो 2 गुणित के 22/7, और आर का मान कितना धर देंगे 14। अब देखिएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि हो गई 88 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपए की राशि पर 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। पहले ऑप्शन में दिया है 1200 रुपए, बी ऑप्शन में है 1000 रुपए,
सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1500 रुपए और डी ऑप्शन है आपके बीच में 500 रुपए। 5000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिएगा परंपरागत विधि ये कहती है पी का वैल्यू दिया है 5000 रुपए, आर बराबर 8% और टी का मान दिया हुआ है 3 वर्ष का। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। हिंदी में अगर कहें तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। P का मान 5000, R का मान 8 और T का मान 3 बटे 100। काटा पैड़ी कर दीजिए, आंसर 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म हो गई। 8 तिया 24 और 24 पंचे कितना होता है 120। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1200। एप्पल हो जाएगा 1200 रुपए। इस सवाल को हम अगर देखना चाहें तो दूसरे पैटर्न से भी लगा सकते हैं। MS रूल के मुताबिक आप याद रखिएगा दर और समय के गुणनफल को हम डायरेक्ट केवल ब्याज कहते हैं। तो सूत्र तो नहीं लिखना आपको, यहाँ पर मूलधन की राशि 5000 रुपए, दर और समय का गुणनफल ही ब्याज कहलाता है। तो देखो 8 तिया 24, यही 24% तब बटे हटेगा, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 गिरेगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म। तो 24 पंचे 120, तो 1200 रुपए आपका क्या हो गया आंसर, यही करेक्ट होगा। चलिएगा तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। एक ठोस की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन क्या होगा? पहले ऑप्शन में है 24 घन सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 72 घन सेंटीमीटर, 144 घन सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 18 घन सेंटीमीटर। तो देखिएगा आप यहां से देखेंगे एक ठोस है, ठोस आकृतियों का ही आयतन निकाला जाता है। तो लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई दी हुई है, तो इसका मतलब हो गया आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। जहां पर लंबाई 6 दिया हुआ है, चौड़ाई 4, ऊंचाई 3, तो 6 चौको 24, 24 तिया 72 और आयतन का मात्रक हमेशा घन में लिखा जाता है। तो 72 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1 सही 1/4 प्लस के 2 सही 1/5 प्लस के 1 सही 1/2 गुणित का 1 सही 1/2 बराबर के क्वेश्चन मार्क। पहले ऑप्शन में लिखा 4, बी ऑप्शन में लिखा 1, सी ऑप्शन में लिखा 2 और डी ऑप्शन में लिखा नन ऑफ दीज। ठीक, तो देखिएगा सॉल्व करना है सिंपलीफिकेशन से। क्वेश्चन आपके बीच में सरलीकरण से 1 सही 1/4 प्लस के 2 सही 1/5 प्लस का 1 सही 1/2 गुणित के 1 सही 1/2। तो 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा।
5 दूनी 10 और 1 11/5 हो जाएगा। प्लस के 2 एकम 2 और 1 3/2, गुणित के 2 एकम 2 और 1 3/2। आगे बढ़े तो 5/4 प्लस के 11/5 प्लस के 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 तो 9/4। अब 4 5 4 का लासा लोगे तो आएगा 20, तो 4 पंच 20 पचम 25, 5 चौको 20 तो 11 4 44, 4 पंच 20 तो 9 पे 5 45। 45 25 आप अगर ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 44 जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 114, और 114/20 हो गया। अगर हम 114 20 को 2 गुणित 10 लिख लें तो 114 का आधा हो जाएगा 57/10, और इसको लिख सकते हैं 5.7 आंसर होगा, जो कि आपके दिए गए विकल्पों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब कोई भी ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है तो आंसर आप टिक करेंगे नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इन विकल्पों में से कोई नहीं। आंसर तो होगा बट यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है यदि दो छात्रों के प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, यदि दूसरा छात्र पहले छात्र से तेरह अंक अधिक प्राप्त करता हो तो पहले छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपके बीच में। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 13 13, बी ऑप्शन 26 यानी 26, सी ऑप्शन 28 यानी 28, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 30 अर्थात 30। कहा हुआ है दो छात्रों के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। तो देखिएगा पहला छात्र और दूसरा छात्र, इनके प्राप्तांक जो हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं 2:3, और 2:3 का मतलब है इसका वैल्यू 2x है और इसका वैल्यू 3x है। यदि दूसरा छात्र पहले छात्र से 13 अंक अधिक प्राप्त करता है, कभी भी मैथमेटिक्स में अगर कम या अधिक का वर्ड आपको दिखाई दे तो हमेशा याद रखना दोनों राशियों के बीच में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ है क्या, इन दोनों का अंतर 3x में से 2x गया तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13। अब x का वैल्यू अगर 13 आ गया तो यहाँ पर मान लौटा दीजिए तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 × 3 = 39 हो जाएगा। पहला छात्र 26 नंबर प्राप्त किया और दूसरा विद्यार्थी जो है वो 39 नंबर प्राप्त किया। तो क्वेश्चन ने पूछा है पहले छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए, तो पहले छात्र को 26 अंक प्राप्त हुए, अर्थात आंसर हो जाएगा बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन कह रहा है किसी सामान को 500 रुपए में बेचने से किसी सामान को 500 रुपए में बेचने से 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए
विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले ऑप्शन में है 597.83 ये दशमलव लगा हुआ है। बी में लिखा हुआ है 587.93 और सी ऑप्शन में है 567.86 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है 597.83, 587.93, 567.86। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और कुछ ही दिनों के बाद आपका 2 दिन के बाद एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर लगा हुआ है आप लोगों का। 1 तारीख से संभवतः शुरू है, तो देखिएगा वहां भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लाभ हानि का जो कंसेप्ट है यहाँ पर 2 विक्रय मूल्यों के बीच तुलना, तो 2 विक्रय मूल्यों के बीच तुलना, क्रय मूल्य दिया नहीं गया तो याद रखिएगा हमेशा एसपी फर्स्ट अपॉन 100 प्लस माइनस के ए और इज इक्वल टू एसपी सेकेंड 100 प्लस माइनस का बी। जहां पर ए और बी लाभ या हानि होते हैं, लाभ कहे तो प्लस चिन्ह उपयोग करना है, हानि कहे तो माइनस चिन्ह उपयोग करना है। अब यहाँ पर एसपी फर्स्ट वैल्यू दिया है 500, अब 8% की हानि हुई तो 100 में से 8 गए 92 और एसपी सेकंड आपको फाइंड करना है, कहा है 10% लाभ के लिए, लाभ कहा है तो 100 पे बढ़ जाएंगे तो 110। लाभ हानि में याद रखिएगा कभी भी अगर लाभ कह दिया जाए तो 100 पे बढ़ जाते हैं और हानि कह दिया जाए तो 100 से घट जाते हैं और लाभ हानि को ट्रिक बेस से पढ़ते समय क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं बच्चा, केवल काटा पैड़ी कर देना है, आंसर आपके बीच में होगा। काटा पैड़ी करने के लिए त्रिया गुणा कर दीजिएगा तो एस पी सेकंड बराबर हो जाएगा 500 गुणित के 110 और बटे हो जाएगा 92। इस सब को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 597.83 रुपए आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट 8वां। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आपके बीच में, यदि किसी काम को 6 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं, यदि किसी काम को 6 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं, यदि किसी काम को 6 आदमी 7 दिन में कर सकते हैं तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 12 दिन। तो ये भी सवाल आपका जो है वर्क एंड टाइम से है, वर्क एंड टाइम एक चैप्टर होता है। तो सीधा सीधा ट्रिक इसका बनता है, सूत्र होता है m1d1 बराबर के m2d2। m1 का मान दिया 6 आदमी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं तो 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, d2 ज्ञात करना है। काटा पैड़ी कर दीजिए, आंसर होगा 7 या 21, 3 दूनी 6, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा d2 बराबर 2 दिन में। 21 आदमी अगर किसी काम में लगा दिए जाए तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में, जिस काम को 6 व्यक्ति 7 दिन में कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी यानी कि व्यक्ति ज्यादा होंगे तो काम कम समय में हो जाएगा, वो व्यक्ति कम होंगे तो काम होने में ज्यादा समय लगेगा। 9वां क्वेश्चन आपके बीच में है, कोई व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में
ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कोई व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में, कोई व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में 12 सेकंड में तथा विपरीत दिशा में 18 सेकंड में पार कर जाता है। कोई व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में 12 सेकंड में तथा विपरीत दिशा में 18 सेकंड में पार कर जाता है यदि धारा की चाल यदि धारा की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड हो, 6 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। तो व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। ऑप्शन है 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ऑप्शन एक ही है बट मात्रकों का खेल है। 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी सब यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं एक ही डिजिट के आधार पर है बट ऑप्शन लगाए गए। तो याद रखिएगा चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी और नावधारा में ऑप्शन 2 ही काम करते हैं। यह तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में ब्यौरा होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड के साथ में ब्यौरा होगा। जब अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए तभी हम एक्स्ट्रा सोच सकते हैं और हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तो सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले तो ये देखिएगा, इस सवाल को लगाने के लिए बेसिक पद्धति कभी नहीं लगानी है, ना RS अग्रवाल पैटर्न लगाना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए MS रूल के मुताबिक एक कंसेप्ट याद रखिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति किसी नदी को धारा की दिशा में समय दिया हो, विपरीत दिशा में भी समय दिया हो और XY में से किसी एक का मान दिया हो तो आपको क्या करना है, शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल, अर्थात शांत जल में नाव की चाल को x से इंडिकेट करते हैं, धारा की चाल को y से इंडिकेट करते हैं। तो x बटे y बराबर हमेशा T1 प्लस का T2 बटे T1 डिफरेंशियल T2 होता है। अब इतना सीखना है तो x का मान ज्ञात करना है, y का मान दिया है 6 और बराबर के हो जाएगा 12 प्लस के 18 और 12 डिफरेंशियल 18। x बटे 6, 12, 18 हो गए 30 और 18 में से 12 गए 6 तो 6 से 6 कट गए। तो x बराबर ऊपर जो ऑप्शन दिया है आपका मात्रक 6 मीटर प्रति सेकंड है तो x बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा और इस ट्रिक को उपयोग करिएगा। और एक ट्रिक को सीखने के बाद फिर आप अनराइटर की किताब से या सीट से आप प्रैक्टिस सेट से सवालों को बार बार लगाने का प्रयास करते रहिए। सवाल अगला होगा आपके बीच में 10वां। तो ये क्वेश्चन आपका नाव धारा से था। दसवां क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर 8,000 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 10,500 रुपए, 11,240 रुपए, 10,360 रुपए और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 3,500
20 रुपए। देखिएगा, अच्छा सवाल है। साधारण ब्याज का भी एक सवाल हो गया, एक सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का भी दिया हुआ है। 8,000 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बेसिक से हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। E बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n से हम पहले चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात करें, फिर चक्रवृद्धि मूलधन की राशि से यदि मूलधन को घटा दिया जाए वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आपको ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करना है, MS रूल के मुताबिक आपको सूत्र कभी लगाना ही नहीं है। सवाल को डायरेक्ट दर से उठाइए। 20% प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, मन ही मन में 100 में जोड़ दीजिए तो 120 और परसेंटेज हटेगा तो बटे 100। और अब देखिएगा कितने वर्ष का पूछा है भाई, 2 वर्ष का, तो पावर 2 लगा दीजिए। बिंदी से बिंदी कट गई, 12 12 144 और दशम 10 100 हो गए। यदि मिश्रधन पूछा जाता तो हम यहीं पर मूलधन का गुणा करा देते, लेकिन ब्याज पूछा गया है तो हम इन दोनों का लेंगे पहले अंतर। तो 144 और 100 का अंतर होगा 44 और बटे में 100 ही रहेगा। अब अगर ब्याज पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहीं पर मूलधन की राशि का गुणा कराएंगे तो गुणित का हो जाएगा 8,000। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 44 गुणित के 80 करेंगे तो 0 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, तो 3,520 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। क्वेश्चन कह रहा है 96 का 8%, 96 का 8% बराबर x का 1/25 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, पहले ऑप्शन में है 9.2, बी ऑप्शन में है 7.68, सी ऑप्शन में है 1.92 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 192। तो देखिएगा क्वेश्चन, ये तो सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो या सिंपल क्वेश्चन कह सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बैंक क्लर्क, बैंक पीओ में देखने को मिलते हैं। 96 का 8%, x का 1/25, तो का हटेगा गुणा लगेगा, परसेंटेज हटेगा, बटे में 100 गिरेगा, का हटेगा गुणा 1/25, काट दीजिए 25 चौको 100 और 24 चौको 96, तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192। तो x की वैल्यू भाई कितनी आ गई, 192, तो आंसर हो जाएगा 192 डी। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 2/5 के किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 3/7 15 है। किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो उस संख्या का 40% क्या होगा। पहले ऑप्शन में है 105, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 140, 84, 136। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना कि संख्या बराबर के x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। किसी संख्या के 2/5 के 1/3 अर्थात 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा।
तो का की के आते हैं, ये मैथ में तो हमेशा गुणा लगता है। 1/3 गुणित के 3/7 बराबर 15, 3 से 3 खत्म हो गए तो x बराबर हो जाएंगे 15 गुणित के 7 पना 35/2। अब इसी वैल्यू का आपको 40% निकालना है, तो गुणा मत करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी में आगे बढ़ना है। 15 गुणित 35/2 गुणित का 40% बटे 100, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2 से 2 खत्म हो गए, 5 सत्ते 35, तो 15 सत्ते 105 होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, और आपका आंसर 105 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में देखते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन कहां से है? एक टैंक आ और बा, अच्छा ना लगे तो एक टैंक ए और बी लिख लो। एक टैंक ए और बी नलों से क्रमशः एक टैंक ए और बी नलों से क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरा जा सकता है। एक टैंक ए और बी नलों से क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरा जा सकता है। भरा हुआ टैंक एक अन्य नल द्वारा भरा हुआ टैंक एक अन्य नल द्वारा अर्थात सी, एक अन्य नल सी द्वारा 8 मिनट में खाली किया जा सकता है। 8 मिनट में खाली किया जा सकता है। अगर टैंक खाली हो अगर टैंक खाली हो और तीनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तीनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टैंक कितने मिनटों में भर जाएगा? कितने मिनटों में भर जाएगा? पहले ऑप्शन में है 20 मिनट, बी ऑप्शन में है 24 मिनट, और सी ऑप्शन में है 36 मिनट, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 48 मिनट। सवाल को समझेंगे पहले। नल और टंकी से सवाल है, घरों में ये सब लगे रहते हैं। तो देखिएगा, एक टैंक ए और बी नलों से, तो दो नल हैं ए और बी, जो भरने वाले होते हैं उन्हें प्लस से इंडिकेट करते हैं। 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरा नल लगा हुआ है सी, जो 8 मिनट में भरी टंकी को खाली भी कर सकता है। तो ये दिया है समय, और ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम समयों का लासा ले लेते हैं। वही लासा हमारी टंकी की क्षमता बन जाता है कि टंकी में इतने लीटर पानी आएगा। तो 12, 16 और 8 का लासा आ जाएगा 48। टंकी की क्षमता है 48 लीटर, टंकी में जो पानी बनता है वो 48 लीटर बनता है। अब समयों का अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें क्षमता नलों की पता चल जाएगी। तो 12 चौको 48 और 16 ती 48, और ये हो जाएगा 8 छंग 48। तो ये हमें नलों की क्षमताएं मिल गई। अब इसको भाषा शैली में हम लोग कैसे बोलेंगे? नल ए जो है भरने वाला, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर देता है, जो भी यहाँ मात्रक दिया हो। अगर मिनट है तो मिनट में, सेकंड है तो सेकंड में, ठीक है। तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है, और दूसरा नल जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देता है। लेकिन तभी खाली करने वाला जो नल लगा उसमें है, तो वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर फेंक देता है।
तो बताओ कुछ काम करने का कुछ रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला, क्योंकि ए नल ने 4 लीटर पानी भरा, बी नल ने 3 लीटर पानी भरा, तो 1 मिनट में टोटल क्या लीटर पानी गया टंकी में? 7 लीटर। लेकिन उसी समय जो नल खाली करता है वो नल भी खुला रह गया, याददाश्त में नहीं रहा, तो 7 लीटर पानी नल में तो गया, लेकिन वो तुरंत 6 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो 7 लीटर पानी गया और 6 लीटर पानी तुरंत बाहर निकल गया, तो टंकी में प्रत्येक मिनट में क्या लीटर पानी रुका? 1 मिनट। 1 मिनट में 1 लीटर पानी रुका, तो 1 मिनट में अगर 1 लीटर पानी जा पा रहा है तो हमें तो भरना कितना है? टंकी 48 लीटर की है, तो अगर 1 मिनट में 1 लीटर पानी जाता है तो 48 लीटर भरने के लिए 48 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो देखिएगा 48 में 1 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 मिनट। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस सेट करने से हमें आधार मिलता है कि ये टॉपिक के सवाल आने हैं और यही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनकी भाषाएं केवल दिशाएं और डिजिटें बदलती रहती हैं, एक आधार कंसेप्ट मिल जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है लगाना। कोई भी एग्जाम देने से पहले सिलेबस भले पूरा ना पढ़ पाए हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है दिमाग में एकदम ठहरे रहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 समय दूरी से बहुत अच्छे से देखेंगे। एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। ये 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है। तो मोटरसाइकिल की गति प्रति घंटा कितनी होगी? तो मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है ये। 45 सेकंड में सवाल को लगाना होता है, उसके हिसाब से तो अच्छा सवाल है ये। एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर लगाना है, चाहे एलडीसी का हो, सीएचएसएल का हो, या एमटीएस का हो, या सीजीएल का हो, 45 से 50 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए सवाल। तो एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? पहले ऑप्शन में लिखा 27.68 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन है 36.24 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन में है 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 22.32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात को अच्छे से समझेंगे, देखिएगा। एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, यानी कि व्यास का मतलब है डी का मान दिया हुआ है। डी बराबर आपको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, जो कि पहिए का व्यास होता है त्रिज्या का दूना होता है। तो यहाँ से इसीलिए आर बराबर हो जाएगा 70/2, तो ये हो गया 35 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी मिली भाई? 35 सेंटीमीटर। अब आगे क्या देखा आपने? जो एक चक्कर लगाता है पहिया, तो वो अपनी परिधि के बराबर लगाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किताबों में लिखी हो या ना लिखी हो। एक जो पहिया चक्कर लगाता है तो वो किस माप के बराबर लगाता है? क्षेत्रफल के बराबर नहीं लगाता है, परिधि अर्थात परिमाप के बराबर लगाता है। तो वृत्त का जो परिधि होता है, पहिए का परिधि निकाल लीजिए, तो वो एक चक्कर के बराबर होगा। क्षेत्रफल पे तो हम लोग कुछ और काम करते हैं, क्षेत्रफल पे हमेशा बवाई कर सकते हैं, आप धनिया बह सकते हैं, मिर्च मसाले, ठीक। देखिएगा, तो परिधि के बराबर गांव की भाषा में अगर हम कहें तो खेत के चारों ओर जो चलते हैं, तो वृत्ताकार हो चाहे आयताकार हो, उसे मेड़ कहते हैं, मेड़। तो उसी को निकालना है। तो पहिए की परिधि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वृत्त की परिधि बराबर जानते हो
2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई का मान बचपन से जानते हैं 22/7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित के 22/7, आर का मान 35 है, 7 पना 35। अब 22 पंचे कितना होगा 110 और 110 दूनी 220 और ये काय में मिला सेंटीमीटर में। 5 दूनी 10 या 220 सेंटीमीटर आपकी परिधि आ गई। ये एक पहिए के चक्कर की माप है। अगर पहिया एक चक्कर लगाता है तो इतना उसे चलना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में लाइन डरी हुई है कि 10 सेकंड में कोई 40 चक्कर लगाता है यही पहिया। अगर ये पहिया 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है कि नहीं, तो 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो 40 चक्कर लगाता बराबर 10 सेकंड में। बोलो, एक एक नियम जा रहे हैं। 40 चक्कर लगाता 10 सेकंड में, तो एक चक्कर लगाता बराबर, तो एक चक्कर लगाता 10/40 सेकंड में। 0 से 0 कट गई अर्थात 1/4 सेकंड में। अब 1/4 सेकंड है ये, और ये आपकी वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि में आप इसी समय का भाग दे दो, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है वृत्त की परिधि के बराबर, तो 220 सेंटीमीटर और ये 1/4 सेकंड। तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो 22 को 88, 880 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन अपने किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। और 880 को अगर मीटर प्रति सेकंड में ले आएंगे तो 8.8 मीटर प्रति सेकंड। और 8.8 मीटर प्रति सेकंड को जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 का गुणा किया जाता है। तो 8.8 गुणित के यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 छक्का 30। तो 8.8 गुणित के 3.6, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा। 8.8 गुणित के 3.6, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, देखिएगा सबसे पहले क्या किया आपने, परिधि निकालने के लिए हमें व्यास दिया था, व्यास का आधा किया त्रिज्या, क्योंकि परिधि में 2 पाई आर सूत्र होता है तो आर की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ से परिधि निकाली 220। तो 40 चक्कर लगाता है 10 सेकंड में, तो एक चक्कर लगाएगा 1/4 सेकंड में। ये समय निकल आया एक चक्कर का, और एक चक्कर हमारा 220 सेंटीमीटर का है, तो 220 में 1/4 का भाग दे दो, वही हमारी चाल बन जाएगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन। पंद्रहवां क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 0.9 का मान ज्ञात करो। पहले ऑप्शन में 0.09, बी ऑप्शन में 0.948, सी ऑप्शन में है 0.984 और डी ऑप्शन में है 0.953। अब हमने देखा हल। अंडर रूट 0.9 है, दशमलव के नीचे एक आया, यहाँ 9/10 हो गया, तो अंडर रूट 9/10। 9 का वर्गमूल तो होता है, तो 3/√10। अब आप यहाँ पर परमीकरण कर दीजिए √10 का ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 3√10 और √10 रह जाएगा ओनली 10। अब वी नो दैट √10 का जो मान होता है उसे याद रखिएगा। √10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.162। आप यहाँ रख देंगे, तो 3.162 बटे में है 10, 3 दूनी 6, 3 18, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिका 9। ठीक, अब यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा है, 9.486, लेकिन बटे में 10 है तो एक अंक दशमलव और बाईं ओर खिसक जाएगा, तो 0.948 आंसर हो जाएगा। 6 गायब हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसके साथ 15 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए।
ओके, थैंक यू।